सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम थर्मोडायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। तो अभी तक यार हम 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में सिस्टम सराउंडिंग ये सब की बात की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स किए थे, एक था वर्क और एक था हीट। और उसी लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि जेई मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसमें 3 वेरिएबल होते हैं, एक वर्क और एक हीट, जिसको हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। और जो तीसरा वेरिएबल है उसको आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डेप्थ तक जाके समझेंगे। उसके बाद इसी लेक्चर में हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी करेंगे, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में भी, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। ठीक बात है। तो आज के बाद अगर इंटरनल एनर्जी या थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर क्वेश्चन आएगा, चाहे जेई मेंस की बात करूं, चाहे नीट की बात करूं, चाहे जेई एडवांस की बात करूं, तो वो आपसे हो रहा होगा। इस लेवल तक के लेक्चर जाएगा कि आप जिस साल भी पेपर दोगे, उस साल आपसे जिस भी एग्जाम का दोगे, उसमें एक क्वेश्चन अगर आया तो वो आपसे हो रहा होगा। इस लेवल का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। तो चलो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो, हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 हम लेने जा रहे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो सबसे पहले यार हेडिंग डालो, इंटरनल एनर्जी को समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है। लिखो, पहली हेडिंग है आपकी इंटरनल एनर्जी। तो पहली हेडिंग है आपकी इंटरनल एनर्जी। पहली बात, इंटरनल एनर्जी को यू सिंबल से डोनेट करते हैं। इसका सिंबल क्या है? यू, कैपिटल यू। ठीक बात है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको खुद से पहले क्या क्या पता है पिछले 2 लेक्चर के अकॉर्डिंग? देखो, पहली बात आपको ये पता है कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बात की थी कि जितनी भी एनर्जी वाली टर्म्स हैं सारी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो चीज़ आपको पहले पता है उसको लिखो। आपको ये पता है कि इंटरनल एनर्जी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में इस पर हमने बात की थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बात और हमें पता है इंटरनल एनर्जी के बारे में, मतलब मुझे भी पता है और आपको भी पता है अगर आप पहले 2 लेक्चर देख के आए हो, कि इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। आपके सिलेबस में 2 ही पाथ फंक्शन हैं, एक वर्क और एक हीट। उसके अलावा बाकी सारे आपके स्टेट फंक्शन हैं। तो इंटरनल एनर्जी आपकी एक स्टेट फंक्शन है। तो इधर तक की बात तो आप सबको इंटरनल एनर्जी के बारे में पता ही है। इंटरनल एनर्जी के बारे में इतना तो आपसे जान पहचान आपकी है पहले से कि अच्छा, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और स्टेट फंक्शन होता है। इतनी नॉलेज आपको पहले से ही है। अब इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद समझेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी से ही कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी निकल के आएगा। ठीक बात है, समझते हैं। चलो, मान लो आपके पास एक सिस्टम है, और उसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना। टोटल एनर्जी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टी से। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, आपकी जो सिस्टम है एक आपके पास, उसकी टोटल एनर्जी 3 एनर्जी से मिलकर बनी होती है। किन किन 3 एनर्जी से मिलकर बनी होती है? पहली किनेटिक एनर्जी, पहली किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ ए सिस्टम, ड्यू टू मोशन ऑफ ए सिस्टम। जब कोई चीज मोशन में हो तब जो एनर्जी होती है उसको हम किनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इतना सबको पता होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ ए सिस्टम।
एक दूसरी एनर्जी होती है जो कि आपके दिमाग में अब खुद से आ रही होगी, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम किनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही दिमाग में आ जाती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड्स, है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड्स, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड हो गया। किसी फील्ड के कारण, किसी एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये हमारा पेन है या ये हमारा मार्कर है, इसको मैंने अगर इस हाइट पे रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको mgh से हम डोनेट करते हैं। ठीक बात है। तो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एक तीसरी एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको हम यू से डोनेट करते हैं। तो आपके पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी से। अब जब ऐसी कंडीशन हो जब एक ऐसी कंडीशन हो कि व्हेन system is at rest, when system is at rest and there is no external field, there is no external field, जब आपका सिस्टम रेस्ट पे हो, मैं एक ऐसी कंडीशन ले रहा हूं कि जब आपका सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब मान लो आपके पास एक बीकर है, इसमें गैस है, एक गैस बस एक जगह पे, इधर ये जो बीकर है आपका एक जगह पे इधर बस रखा हुआ है, इसको हम लेके जा नहीं रहे हैं, कहीं भगा नहीं रहे हैं, इसको किसी गाड़ी में नहीं रखा हुआ, किसी कार पे, व्हीकल पे, जो व्हीकल चल रहा हो उस पे नहीं रखा है, रेस्ट पे है, बस एक जगह पे रखी हुई है गैस बीकर के अंदर। तो ये रेस्ट पे है सिस्टम हमारा, है ना, कि मूव नहीं कर रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, बस एक जगह पे रखा हुआ है। स्लैब है आपकी लैब की, उस पे रखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी एक बीकर आपका रखा हुआ है। तो जब आपका सिस्टम रेस्ट पे हो और कोई एक्सटर्नल फील्ड उधर ना हो, तो कोई भी अगर एक्सटर्नल फील्ड उधर नहीं है और सिस्टम आपका रेस्ट पे है, तो उस केस में हमारी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को ई से डोनेट करते हैं ना, वैसे टोटल एनर्जी को ई से डोनेट करते हैं। तो उस केस में टोटल एनर्जी हमारी बराबर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के। ये बात क्लियर हो रही है सबको? क्योंकि जब सिस्टम हमारा रेस्ट पे है तो किनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होगी, किनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होगी, और कोई एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो होगी। तो किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी बराबर आ जाएगी इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर आ जाएगी इंटरनल एनर्जी के, मीन्स ई बराबर आ जाएगा यू के। इसीलिए कुछ बुक्स में सिंबल ई भी लिखा जाता है इंटरनल एनर्जी के लिए, क्योंकि जब सिस्टम रेस्ट पे होता है और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती तब ई बराबर हो जाता है यू के। कुछ बुक्स में देखोगे, इसलिए इंटरनल एनर्जी को ई से भी डोनेट कर दिया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, क्या फील आ रहा है इंटरनल एनर्जी का, कि जब सिस्टम हमारा रेस्ट पे हो और आसपास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड ना हो, तब जो उसमें बची हुई एनर्जी है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और बची हुई एनर्जी क्या होगी? जो इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा, अब अंदर गैस पार्टिकल है, अब अंदर गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं, कभी इधर इस दीवार से टकरा रहे हैं, कभी इस दीवार से टकरा रहे हैं। गैस पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम आपका मूव नहीं कर रहा है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी, मतलब किनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये सारी एनर्जीज मिला के आपकी इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। क्लियर है बात? ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। सिस्टम की किनेटिक एनर्जी जीरो है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड जीरो है। लेकिन जो इसके अंदर सिस्टम के अंदर गैस पार्टिकल है, सिस्टम नहीं मूव कर रहा है, आपका बीकर नहीं मूव कर रहा है, लेकिन इस बीकर के अंदर जो गैस पार्टिकल हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव तो कर रहे हैं, वो तो एक जगह नहीं रुके हुए हैं। तो वो मूव कर रहे हैं, उनके
पास किनेटिक एनर्जी है, तो जो सिस्टम है, सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की जो किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी सारी चीज़ें हैं, उन सारी एनर्जी से मिला के आपकी टोटल एनर्जी बनती है जब आपकी सिस्टम रेस्ट पे हो और एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंस हो, और उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक बात है, लिखो और समझ आएगा धीरे धीरे। एक लाइन लिखो, मतलब कहाँ लिखें, इधर ही लिख देते हैं कि इस इतना लिख लो, इधर इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इतना लिख लो। चलो एक लाइन लिखो इसके नीचे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मतलब आपको क्या समझ आया, इधर लिखो, इसके नीचे लिखना ना आप। द सम ऑफ all kinds of energy, the sum of all kinds of energy, all kinds of molecular energy, all kinds of energy, all kinds of energy of molecule, लिख लो, energy of molecule, all kinds of energy of molecules, energy of molecules present in system when system is at rest, when system is at rest, when system is at rest and no external field applied, and no external field applied, then the sum of all kinds of energy of a molecule present in a system when system is at rest and no external field is applied, then that energy is known as इंटरनल एनर्जी। देखो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि जितनी भी सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी सारी एनर्जी है, कि किनेटिक एनर्जी है इनके पास, है ना, कि सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो किनेटिक एनर्जी है, और इनके बीच में इस मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपकी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास जो किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी सारी एनर्जी होती हैं, उन सारी एनर्जी का सम कर दें तो आपके पास निकल के आती है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तब आपके पास निकल के आती है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। बात क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं आप, चाहो तो आप लिख सकते हो कि इंटरनल एनर्जी बराबर होता है, इसको अगर हम इरेज करें तो आप लिख सकते हो आगे कि इंटरनल एनर्जी बराबर होता है, थोड़ा सा इधर सेंटर में लिखते हैं, तो इंटरनल एनर्जी आपका बराबर होता है किनेटिक एनर्जी, लेट्स से जैसे कि ट्रांसलेशनल, है ना। ट्रांसलेशनल मतलब क्या, कि जब आपका जैसे मॉलिक्यूल है जो ऐसे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है ना, ये मॉलिक्यूल है जो ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे कहीं जा रहा है, उसको बोलते हैं किनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। अच्छा, किनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन, किनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, है ना, मॉलिक्यूल्स आपस अपने एक्सिस के अराउंड वाइब्रेट भी करते हैं ना, ऐसे जैसे मॉलिक्यूल है तो ऐसे वाइब्रेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड, तो किनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। और किनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, किनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। रोटेशनल का मतलब क्या, जैसे मान लो आपका एक मॉलिक्यूल है ए, है ना, A2 आपकी मान लो गैस है, इसमें A2 गैस भरी हुई है, तो इस बॉन्ड के अक्रॉस ये मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है ना, इस बॉन्ड के अक्रॉस ये ऐसे ऐसे घूम सकता है ना। ये अगर हम एक्सिस माने तो ऐसे ऐसे पूरा
हर तरफ घूम सकता है। तो ये रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के पास बहुत अलग अलग तरह की किनेटिक्स एनर्जी होती है। एक तो जो ऐसे ऐसे चल रही है, कहीं भी जा रही है, भाग रही है, उसको ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, मतलब जो अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, उसकी वाइब्रेशनल। रोटेशनल मतलब अपने जो बॉन्ड के कारण, जो दो एटम्स के बॉन्ड के कारण जो रोटेट कर रही है, वो रोटेशनल। ठीक बात है। अच्छा, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, कि जैसे आपका एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका पोटेंशियल जनरेट हुआ एक, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एक जनरेट होगा। तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ऐसे बहुत सी एनर्जी होंगी इसमें जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी एनर्जी है। तो बस बताने के लिए लिख रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सारी एनर्जी होती हैं कि मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन भी कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में है, उस मॉलिक्यूल के एक एटम के पास अट्रैक्शन एनर्जी, अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी है, हर एक मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड एनर्जी है ना, जिससे बॉन्ड आपका बना हुआ है, तो बॉन्ड, इस बॉन्ड के अंदर भी कुछ एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। ऐसे बहुत सी एनर्जी है, ऐसे बहुत सी एनर्जी है जो कि इन मॉलिक्यूल्स में है, और इन सब का सम करेंगे तब जाके हमारे पास इंटरनल एनर्जी आएगी। द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए सिस्टम, सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी, जितने भी पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम है। किनेटिक एनर्जी जो है ये सारी आपकी मॉलिक्यूल्स की है, सिस्टम की नहीं है। सिस्टम तो आपका रेस्ट पे है, ठीक है। व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड देन दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक बात है। तो ए इंटरनल एनर्जी बस आपकी क्या होती है कि मॉलिक्यूल जो आपका सिस्टम है, जब सिस्टम आपका रेस्ट पे हो और कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना हो, उस टाइम पे मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी है, जो उसके पास ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है अट्रैक्शन के कारण, उसके खुद के अंदर न्यूक्लियस और एटम्स के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के कारण, और सारी एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो है मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है उनके कारण जो एनर्जी है, और जितनी भी टोटल सारी आपकी एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी है ना, इक्वल टू mc स्क्वायर, ऐसी बहुत सी एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास जिनको हम सबको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, और सारी एनर्जी का सम आपका बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के। और मैंने अभी एक क्या बात बोली कि उनको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो आगे एक प्यारी लाइन लिखो, आगे हम एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे। हम जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, है ना, इतनी सारी एनर्जी को थोड़ा कैलकुलेट कर सकते, इतनी सारी एनर्जी को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगी, हमें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में तो अलग अलग तरह की एनर्जी है। अभी तो हम सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो उसके सेमी पार्टिकल्स होते हैं, जो उससे भी इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके लिए क्या बात करें फिर। ऐसे बहुत एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास, तो बहुत सारी एनर्जी है, पता नहीं कितनी टाइप की एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास। उन सब का सम, जैसे इन सब का सम आपका बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के। अब आगे एक लाइन लिखो, आगे एक लाइन लिखो, तो इन सब एनर्जी को इस तरीके से कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है कि हम पहले मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशन एनर्जी निकालें, वाइब्रेशन निकालें, रोटेशन निकालें, कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास ये सारी एनर्जीज निकालने का। तो आगे एक लाइन लिखो, इट इज इम्पॉसिबल to calculate internal energy of a system, but we can calculate change in internal energy,
हम कभी भी इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, मतलब इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे आपने अगर 12th क्लास में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें भी ये बात होती है कि हम पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है किसी जगह का, हम पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं कि इस पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रिलेटिव में कितना डिफरेंस है। हम पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बता पाते हैं, पोटेंशियल नहीं बता पाते। इसी तरह इंटरनल एनर्जी को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत टाइप की एनर्जी से मिलकर आपकी इंटरनल एनर्जी बनी होती है। हम हमेशा बस चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका है हमारे पास, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है। तो इधर तक बात थी यार आपकी इंटरनल एनर्जी की। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इंटरनल एनर्जी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट है। तो इंटरनल एनर्जी, पूरा लेक्चर इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही है। तो अभी इंटरनल एनर्जी, अब अभी तक तो हमने मीनिंग देखा कि क्या होता है इंटरनल एनर्जी, कि सारे मॉलिक्यूल्स में जितनी भी टाइप की सारी एनर्जी है उन सब का सम करें तब हमारे पास इंटरनल एनर्जी निकल के आती है। अब इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो अब हेडिंग डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम शॉर्ट में फ्लोट भी बोल देते हैं, फ्लोट, है ना। एक एक वर्ड लिया है सब वर्ड का, FLOT, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में फ्लोट भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहले एक लाइन लिखो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहां से आ गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने पहले बहुत लाइन पता होंगी आपको। ये लाइन तो सबको रटी होती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हालांकि ये लाइन भी सही नहीं है, एग्जैक्ट लाइन ये अच्छी है कि फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, सीधा ये बोल रहे हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फिर गलत बोल रहे हैं। फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको हम बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ए क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। देखो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन ए है कि डेल्टा यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के। ए है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इस इक्वेशन को समझो। पहली बात तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आपका कि डेल्टा यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के, और इस इक्वेशन को आप समझ सकते हो खुद से, पिछले 2 लेक्चर्स में ही समझा चुका हूं। अगर खुद से सोचो तो समझ सकते हो। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि, या आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एनर्जी एक्सचेंज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एनर्जी एक्सचेंज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है कि हम वर्क कर लें, या एक तरीका है कि हम सिस्टम को हीट दे दें या सिस्टम से हीट ले लें। एनर्जी एक्सचेंज करने के हमारे पास 2 तरीके थे। एक प्यारी बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताई थी। तो वही तो देखो लिखा हुआ है कि अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके हैं एनर्जी का एक्सचेंज करने के। तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो एनर्जी का एक्सचेंज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हीट और एक वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा हीट के प्लस वर्क डन के, कि कितनी हीट एक्सचेंज हुई सिस्टम के साथ और कितना वर्क डन सिस्टम पे हुआ या कितना वर्क डन सिस्टम के द्वारा हुआ। इन दोनों का सम मिला के बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही तरीके हैं एनर्जी के एक्सचेंज करने के। तो इन 2 एनर्जी के एक्सचेंज करने के तरीके, इन 2 चीज़ों के कारण, हीट के कारण जितनी एनर्जी में एक्सचेंज आया सिस्टम में और वर्क के कारण जितनी
एक्सचेंज आया सिस्टम में, एनर्जी का एक्सचेंज आया सिस्टम में, उन दोनों का जब हम सम कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज आने के लिए अगर अगर हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आना है, अगर हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आना है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज करवाना है, और एनर्जी के एक्सचेंज कराने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, एक हीट एक वर्क। तो वही हमने लिखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक हीट पे और एक वर्क पे। तो डेल्टा यू बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू के, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। ठीक बात है, क्लियर है? अच्छा, तो ये इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, एक इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी है कि डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, कि मतलब एक छोटी सी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेंगे, मतलब छोटी सी, अगर इस सिस्टम को हल्की सी छोटी सी हीट देंगे और सिस्टम पे छोटा सा वर्क करेंगे तो छोटी सी ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, है ना। डेल्टा साइन होता है बड़ा सा चेंज बताने के लिए, डी होता है डिफरेंशियल होता है छोटा सा चेंज बताने के लिए। डी यू रिप्रेजेंट करता है छोटा सा इंटरनल एनर्जी में जब चेंज आया हो, जब बड़ा सा इंटरनल एनर्जी में चेंज आया हो तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। ये इसकी क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म, और ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ही आएगी, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इस साइड डेल्टा यू आएगा, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करोगे, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी यू था। तो डी यू देखो, वैसे तो मैथमेटिकली आपका काम का नहीं है तो वैसे, लेकिन बताऊं तो डेल्टा यू जो है आपका, जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका स्टेट फंक्शन है, वो आपका स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा यू का जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू करोगे तो डेल्टा यू आएगा, है ना, कि आई से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाओगे। लेकिन जो वर्क और हीट है, ये आपका जब आप इनिशियल से फाइनल जाओगे, इनिशियल से फाइनल जाओगे तो ये आपके दोनों आपके पाथ फंक्शन है, तो इसमें पाथ पे भी डिपेंड करता है, इस पे पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए जो पाथ फंक्शन होते हैं उनका ऐसे डेल्टा क्यू नहीं आता है। काफ़ी लेक्चर्स में, काफ़ी यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स ने ये चीज़ लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, और काफ़ी बुक्स में भी ये चीज़ गलत लिखी हुई है। जब वो पाथ फंक्शन है तो उसके आगे हम डेल्टा नहीं लगा सकते, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू उसके पाथ के तो क्यू ही आएगा सिंपल, इधर क्यू ही आएगा सिंपल, ए बराबर इसके। तो डेल्टा यू बराबर आएगा क्यू प्लस डब्ल्यू के, क्यू प्लस डब्ल्यू के। ठीक बात है। तो ये यार आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको साइन कन्वेंशन यूज करनी है जब भी ये आप इक्वेशन अप्लाई करोगे। साइन कन्वेंशन लिखो, एक लाइन, एक नोट बना के, साइन कन्वेंशन मस्ट बी अप्लाई ड्यूरिंग सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड होगा तो सबसे मेन गलती यही होती है कि हम साइन कन्वेंशन लगाना भूल जाते हैं। साइन कन्वेंशन याद रखना है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, आज भी उसको हम क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना सीखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे उसे। तो जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप हर एक चीज लिखोगे। ठीक बात है, उसको हम देखेंगे आज, है ना, जो हमने देखा था पहले भी, कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय ए सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन टू ए सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन बाय ए सिस्टम नेगेटिव। ये सारी हम बात देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस बार हम अप्लाई करना सीखेंगे, आज ही हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक बात है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड ही मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है बस। ठीक है, तो अब आपको इसके मैं 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चंस में आपको मदद करेंगे। 6 भयंकर पॉइंट। तो एक जगह कहीं लिख लेते हैं, आपको पता है, इधर मैं छोटू से लिखता हूँ, ये आपको पता है कि ये आपकी होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
तो ए हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। आपको पता है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक बात है, ए आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसको अगर हमें दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो पहली बात क्या ये लिख सकते हैं कि हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी के। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं आई से एफ तक? वर्क डन की जगह ये चीज भी तो लिख सकते हैं, वर्क डन बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ ए पी एक्सटर्नल डीवी, है ना, नेगेटिव ऑफ ए एरिया अंडर ए पोटेंशियल वॉल्यूम कर्व। ठीक है, तो हम वर्क डन को ये लिख सकते हैं, तो मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर बात? और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो सिंपल इक्वेशन ये निकल के आ जाती थी कि डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर आपका पी कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो आपकी ए इक्वेशन आती थी, है ना। ये दोनों हम बात कर चुके हैं कि वर्क को बस हमने माइनस पी डेल्टा वी लिखा है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो सकती है ना, कि आपको मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको हीट गिवन दिया होगा कि हीट इतनी ऑब्जर्व करी सिस्टम ने, और आपको वर्क डन डायरेक्ट देने की जगह उन्होंने आपको एक पीवी कर्व दे दिया होगा, तो उसका आप एरिया निकाल लोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। तो क्यों आपको पता है, वर्क डन आप निकाल लोगे, क्यों निकाल लिया आपने, वर्क डन आपने एरिया से निकाल लिया, उन दोनों को सम करोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। या आपको चेंज इन वॉल्यूम दिया होगा, एक्सटर्नल प्रेशर दिया होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस पी डेल्टा करके वर्क डन निकाल लोगे माइनस पी डेल्टा वी करके। ठीक है, वर्क डन आ गया, क्यों आपको दिया होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। ठीक बात है, ओके। तो वर्क डन आपको निकालना मैं पिछले लेक्चर में ही सिखा चुका हूँ। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे इन पे, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रोसेसेस पे ही है कि कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स में, सब प्रोसेस देखेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, है ना, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए भी जितना काम का है उतना बता रहा हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है। अभी बस आपको इतना ही मान के रखना, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा हो, वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आ रहा हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक बात है। तो उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, देखो, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मीन्स डेल्टा वी आपका जीरो होगा, जीरो होगा। और जब डेल्टा वी जीरो होगा मतलब वर्क डन जीरो होगा, है ना, मतलब पूरा वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी के। तो जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो वर्क डन आपका जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन आपका डेल्टा वी जीरो होगा, डेट मीन्स वर्क आपका जीरो होगा। तो अगर वर्क आपका जीरो है तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आपका क्या बन जाएगा कि डेल्टा यू बराबर आ जाएगा क्यू के। कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी बराबर होती है हीट गिवन के या हीट एक्सचेंज के ही, क्योंकि वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो ही होता है। तो हीट एक्सचेंज कराने का बस एक ही तरीका, एनर्जी एक्सचेंज कराने का एक ही तरीका बचता है, वो है हीट। तो डेल्टा यू आपका बराबर हो जाएगा इस केस में क्यू के। ठीक बात है, बस हमने क्या लिखा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमें पता है डेल्टा वी जीरो होगा, मतलब वॉल्यूम वर्क डन जीरो होगा। तो इसमें बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई किया, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमें पता है वर्क डन जीरो होगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू जीरो पुट की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या बन के आई आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कि डेल्टा यू बराबर होगा क्यू के। आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो क्यू वी सब्सक्रिप्ट, है ना, कि जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तब जो उसको एनर्जी हीट हमने दी है या हीट का एक्सचेंज कराया है उसको बोलते हैं, वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी के आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में। ठीक बात है। अच्छा, आगे अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम दिया हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम, याद है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता था, फर्स्ट लेक्चर नोट्स वापस पलटो, देखो एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल कराई थी कि एक रिजिड वेसल है ना, रिजिड वेसल है और इसमें एडियाबैटिक वॉल्स लगी हुई हैं। तो उसमें लिखाया था, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क डन जीरो होगा क्योंकि रिजिड वेसल था आपका, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। और वॉल्स आपकी एडियाबैटिक थी, मीन्स हीट का एक्सचेंज भी जीरो होगा। ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात हम पहले लेक्चर में लिख चुके हैं, पहले लेक्चर के नोट्स देखोगे तो उसमें दोनों चीज़ें लिख चुके हैं। जो सीधा कंगारू की तरह कूद के आ गए हैं उनको नहीं पता लगेगा शायद, बाकी जो पहले से देख के आ रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नई बात नहीं है।
आराम से बात कर चुके हैं इस पे हम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वर्क डन भी जीरो होगा, क्यू भी जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या बन जाएगा कि डेल्टा यू बराबर 0 + 0, तो मतलब डेल्टा यू भी आपका 0 होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपका डेल्टा यू भी 0 होता है ना। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वर्क डन भी 0 है, क्यू भी 0 है, डेल्टा यू भी 0 होता है। ठीक बात है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। अच्छा सॉरी, तीसरा पॉइंट है। आगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इसको स्टार मार करके रखो, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में भी, नीट में भी। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो जहां से शुरू हो रहा है उधर ही आके खत्म हो रहा है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसपे हम कल भी ऐसे वर्क डन के मतलब लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। एक ऐसा प्रोसेस जो जहां से शुरू हुआ उधर ही आके खत्म हो जाए, या इसकी हम एक क्वेश्चन भी कर चुके थे, एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना कल के लेक्चर में। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था कि देखो ए बी सी, कि ए से बी गया, बी से सी आया, सी से वापस ए पे आ गया। तो जहां से शुरू हुआ उधर ही अगर वापस आ जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो जहां से शुरू हुआ उधर ही आके खत्म हो जाए, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। तो बात लिखो एक कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन, आपको पता है चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो अगर स्टेट फंक्शन आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, तो मींस चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। जा रही है बात दिमाग में? फिर से सुनो, स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक बात है। अब अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है कि जहां से शुरू हुआ उधर ही आके खत्म होता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो मींस उसके किसी भी स्टेट फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है ना। स्टेट फंक्शन आपका, स्टेट फंक्शन आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, कि मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमारा स्टेट फंक्शन, मतलब फाइनल और माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा स्टेट फंक्शन आएगा। अब अगर हमारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो मतलब स्टेट फंक्शन हमारा 0 आएगा, तो स्टेट फंक्शन 0 आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0 होता है। मींस स्टेट फंक्शन कौन कौन से हमारे पास? डेल्टा वी, कोई भी ले लो स्टेट फंक्शन, तो सारी स्टेट फंक्शन डेल्टा वी आपका 0 होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा टी आपका 0 होगा, डेल्टा पी आपका 0 होगा। जितने भी स्टेट फंक्शन है सारे के सारे 0 होते हैं फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है ए भी एक आपका स्टेट फंक्शन है, तो मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू भी आपका 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0, कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, मींस फाइनल इनिशियल के बराबर ही है, तो यूएफ की जगह यूआई ही लिख सकते हो, तो ये बराबर आएगा 0 के ही। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है। ये हम बात दिमाग में रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आएंगे, आज भी कराऊंगा और आप भी करोगे बाद में प्रैक्टिस। आप देखोगे जब प्रैक्टिस करोगे बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में अपने रखना। ठीक बात है, ये आपका है 4th पॉइंट। आगे लिखते हैं 5th पॉइंट, उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए, आगे लिखते हैं। इतना लिख लो, ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, कि कभी भी साइक्लिक प्रोसेस हो उसके लिए याद रखना, खट से दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही मैं बोलूँ साइक्लिक प्रोसेस तो खट से दिमाग में आए कि इंटरनल एनर्जी 0 करनी है। जो नीट का क्वेश्चन हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे जेई एडवांस का, जैसे ही आपके सामने साइक्लिक प्रोसेस है तो खट से दिमाग में आए कि इसके लिए इंटरनल एनर्जी 0 है, बात खत्म।
क्लियर है? चलो इरेज करते हैं। ओ मैं बेचारा किस्मत हारा तावी मरदा रहा, जिवें तू मर्जी सी गहरा ते तेरे ते मरदा रहा, एक पासन जा प्यार बिना तेन तरसन आया नहीं, इसे होर चाया नहीं, निके मरे रोग जे लागी। चलो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, आपको पता है मैंने हीट कैपेसिटी आपको कराया है, तो आपको पता है कि हीट कैपेसिटी बराबर होता है dQ/dt के, ये आपको मैं करा चुका हूँ, है ना। हीट कैपेसिटी बराबर होता है हीट चेंज इन हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस नोन एज ए हीट कैपेसिटी, है ना। C बराबर dQ/dt हम पिछले लेक्चर में ही देख चुके हैं। अब अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर आपका हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ही अगर ये इक्वेशन डिफाइन करना चाहें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए C आपका हो जाता है CV, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। तो CV बराबर होगा dQ/dt। अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं ना, कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम जब हो, उसके लिए आपकी ए इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इसमें कि CV बराबर dQ/dt, है ना, कि हीट गिवन या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक बात है। अच्छा, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखाया था, वापस देखो सेकंड पॉइंट में आपको लिखाया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए QV बराबर होता है डेल्टा U के, QV बराबर होता है डेल्टा U के। तो मींस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम एक Q की जगह U भी लिख सकते हैं। ठीक बात है, इस सेकंड पॉइंट में बात लिखाई हुई है, देख लो जाके। तो CV बराबर है dQ/dt के, इस सिंपल इक्वेशन से, और QV बराबर मतलब हीट बराबर है इंटरनल एनर्जी के, तो मतलब dQV बराबर होगा du के। हीट की जगह पे हम इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं। तो CV आया इधर से आपका बराबर du/dt के, CV आया इधर से आपका बराबर du/dt के। अच्छा, अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास डेल्टा U बराबर आएगा CV डेल्टा T के, है ना। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा U बराबर आएगा CV डेल्टा T के। ठीक बात है। अच्छा, इधर से एक बात और देख सकते हो आप कि अगर आपका dt जो है, अगर आपका जो dt है वो अगर अप्रोच करेगा जीरो को, जो चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है बहुत अगर छोटा हो, तो CV हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो CV हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। जब चेंज इन टेम्परेचर मतलब dt हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो CV हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एक बार JEE एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा U बराबर है CV डेल्टा के, इसकी जब इंटीग्रेशन की तो हमारे पास ये आ गया, dt को इधर लेके आए तो du बराबर आ गया CV dt, उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो डेल्टा U बराबर आ गया CV डेल्टा t के। अच्छा, अब अगर हमें एक मोल के लिए डिफाइन करनी हो, मतलब मोलर इंटरनल एनर्जी निकालनी हो, तो मोलर इंटरनल एनर्जी बराबर होगी CVm, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी ले लेंगे बस, एक मोल के लिए जो हीट कैपेसिटी है, इनटू डेल्टा T। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में ही कर चुके। तो जब एक मोल के लिए निकालनी है, मतलब मोलर इंटरनल एनर्जी निकालनी है, एक मोल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो CVm डेल्टा T। अगर हमें n नंबर ऑफ मोल के लिए इंटरनल एनर्जी निकालनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो n मोल के लिए अगर निकालनी है, n मोल के लिए, तो हमें एक मोल के लिए पता है कि एक मोल के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो बराबर होगी CVm डेल्टा T के, है ना। ये हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये हमारी मोलर इंटरनल एनर्जी है, मतलब एक मोल के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया। और अगर हमें हमारे पास n नंबर ऑफ मोल दिए हो, उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो एक मोल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतनी है। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल दिए हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, है ना। मान लो आपको 10 मोल दिए हुए हैं किसी गैस के, किसी गैस के 10 मोल दिए हैं,
मोलर इंटरनल एनर्जी हमें बताती है एक मोल के लिए कितनी आपको, एक मोल के लिए कितनी आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। अगर आपके पास 10 मोल दिया है तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे एक मोल की इंटरनल एनर्जी से तो आपके पास 10 मोल की आ जाएगी। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ मोल दिए हैं, n नंबर ऑफ मोल, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला A हो जाएगा। और यही सबसे ज़्यादा वैसे यूज़ होता है, यही सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए आइडियल गैस, एक गैस के लिए है ना, CV और CV वगैरह हम आइडियल गैस के लिए लिखते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा NCVM डेल्टा T के, NCVM डेल्टा T के। और CVM वगैरह आपको निकालना मैंने सिखाया हुआ है कि CVM बराबर होता है F/2R। कभी कभी दिया होगा, कभी कभी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मोनोटोमिक होगा तो F की वैल्यू 3 रख दोगे, है ना। डायटोमिक होगा 5 रख दोगे, और आपका पॉलीएटोमिक हुआ तो 6 रख दोगे, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये फॉर्मूला एक और आपको याद रखना है डेल्टा यू का। 2 फॉर्मूले हो गए आपके पास डेल्टा यू के। एक फॉर्मूला हमने देख लिया कि अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका आइडल गैस के लिए और बना दिया मैंने आपका कि डेल्टा यू बराबर है NCVM डेल्टा T। N है आपका नंबर ऑफ मोल, CVM है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड डेल्टा T है आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो एक फॉर्मूला और आ गया आपका इंटरनल एनर्जी का। मतलब आज से आपके पास इंटरनल एनर्जी निकालने के 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, और एक आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट्स में डालो। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो, जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो। सो अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है मींस डेल्टा T आपका 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब डेल्टा T हमारा 0 होगा। और अगर डेल्टा T 0 होगा हमारा गैस का, तो हमारी इंटरनल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि डेल्टा T अगर हमारा 0 हो गया तो पूरी इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जब डेल्टा T अगर हमारा 0 है तो डेल्टा U भी हमारा 0 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। तो हमने 2 प्रोसेस के लिए देखा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए और एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्लियर है बात? तो ये 2 चीज़ें आप अपने माइंड में रखना। तो ये बात थी यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, और उसके जो 6 भयंकर पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और इंटरनल एनर्जी से। यही 6 पॉइंट हैं, बस इतना ही है। इससे बाहर ना जेई मेंस बना सकता है, ना जेई एडवांस बना सकता है, ना नीट बना सकता है। ये 6 पॉइंट बस दिमाग में रखना, ठीक बात है। चलो एक बस छोटू सा फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लो क्या होता है। उसमें कुछ बताने वाला नहीं है, उस पर क्वेश्चन भी नहीं आते वैसे, और है भी नहीं वैसे उसमें कुछ बताने वाला, तो लेकिन छोटू सा है, 1 मिनट के लिए बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो पहले ऐसे कराना ऐसा चाहिए कि पहले जीरोथ लॉ कराओ, फिर फर्स्ट लॉ कराओ, फिर सेकंड लॉ कराओ, फिर थर्ड कराओ, लेकिन पहले फर्स्ट करा देते हैं फिर जीरोथ कराते हैं, क्योंकि जीरोथ आया बाद में था, डिस्कवर बाद में हुआ था। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो ये सिंपल सी एक बात बोलता है, देखो ध्यान से सुन लो, बस एक बात, छोटी सी बात है बच्चों वाली। जैसे मान लो 3 सिस्टम है, एक सिस्टम A, एक सिस्टम B और एक सिस्टम C। 3 सिस्टम है हमारे पास, है ना। एक सिस्टम A है, एक सिस्टम B है और एक सिस्टम C है। 3 सिस्टम हमारे पास हैं। अगर A और B सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, अगर A और B सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे हो,
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों सेम टेम्परेचर पे हो, मतलब इनमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जब दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे होंगी तो उनमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा कोई, तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक बात है। जब दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे होंगी तो उनमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे रहेंगी, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करेंगी। ठीक बात है। अच्छा, तो जब दो बॉडी मतलब ए बॉडी और बी बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी बॉडी और सी बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी और बी और सी बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बच्चों वाली बात बोलता है बस कि अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ए भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सी के साथ। बस इतनी ही सी बात बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतनी ही सी बात बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, कि अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में बी के साथ, तो मतलब जो टी का टेम्परेचर होगा वही बी, मतलब जो ए का टेम्परेचर होगा वही बी का होगा। अगर बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो बी का जो टेम्परेचर होगा वही सी का टेम्परेचर होगा, तो मीन्स ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो यही बात बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड सी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यही बात बोलता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतनी सी बात है। ठीक है, बच्चों वाली बात है, इतनी सी बात है, इसको आप दिमाग में रख लेना, एक छोटी सी लाइन लिखोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं जो आपके आए हैं फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन, जो आपके आए हुए हैं उनको समझ करते हैं, जो जेई और नीट में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं रख रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके 4 क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे, जो जेई मेंस और नीट में आए हुए हैं, लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो उनको करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैंने रख दिया है। इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके पहले हर एक क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक बात है। तो पहला क्वेश्चन करो, देखो, आई होप आप पॉज करके पहले करो, फिर उसके बाद बात करना मेरे से, उसके बाद वीडियो को वापस ऑन करके आगे वाली चीज़ें सुनना। पहले एक बार खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करोगे, खुद से हुआ होगा और आके मुझे देखोगे तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और खुद से अब आप कर सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ, खुद से आप कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो। ठीक बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें यार आपसे ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, जिसमें आपसे ये बोल रहे हैं कि एक गैस है, आइडल गैस है, आइडल गैस का 1 मोल दिया हुआ है ना, आइडल गैस का आपको 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है ना, 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक गैस आपकी रखी हुई है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे आपकी ये गैस रखी हुई है, और उसको हमने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया 1 लीटर से 10 लीटर तक। आपकी गैस का वॉल्यूम 1 लीटर था और उसको हमने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया 1 लीटर से 10 लीटर तक लेके गए। वॉल्यूम में चेंज इतना किया कि पहले 1 लीटर था, बाद में 10 लीटर हो गया। आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं और आर की वैल्यू आपको दी हुई है। आइसोथर्मली हमने एक्सपेंड किया है। यही क्वेश्चन है कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट 300 केल्विन, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस एट 300 केल्विन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हैज अकर्ड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, और आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं और ब्रैकेट में आपको आर की वैल्यू दी हुई है। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। आई होप काफी लोगों ने तो कर लिया होगा। क्या होगा, आपको पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रह रहा है। तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रह रहा है तो इंटरनल एनर्जी सिंपल सी बात है 0 ही रहेगी, NCV डेल्टा टी। जब डेल्टा टी आपका 0 है, आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब डेल्टा यू आपका 0 होगा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। और 4 ऑप्शन आपको दिए थे, 1260, 2520, आगे 5004, 5040 एंड 0 जूल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। आइसोथर्मल वर्ड को बस पिक करना था। क्लियर है बात। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था, रद्दी सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आप सही लगा के आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर है फिर क्वेश्चन इजी लगते हैं, चाहे टफ भी हो तब भी इजी लगता है, और जब कंसेप्ट नहीं क्लियर है फिर इजी क्वेश्चन भी टफ ही लगता है। अभी ये क्वेश्चन मैं सीधा दे देता आपको नहीं होता, लेकिन जब 6 पॉइंट तो देख लिए अब तो बहुत आसान लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगर वो 6 पॉइंट आपने ना सुने होते फिर नहीं होता है आपसे, है ना, तो फिर इतना ईजी ना लगता। जब सुना ही ना होता तो कैसे होता। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2-4 महीने पहले आया है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेटमेंट दी हुई है और कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं, उनमें से एक करेक्ट बताना है। क्वेश्चन ए है, आपको एक स्टेटमेंट दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहली बात ये बोली है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 4 ऑप्शन में से कौन सी है। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लो, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लो और क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बार ट्राई करो, फिर मुझे देखो, इधर से पॉज कर लो, पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक आपके पास गैस है, है ना, एक सिस्टम है जिसमें आपके पास गैस है जो कि आपकी 5 लीटर, जिसका वॉल्यूम अभी 5 लीटर है और उसको 10 ATM प्रेशर पे रखा हुआ है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हुआ है। ठीक बात है, यही बोला गया है कि हमारे पास 5 लीटर ऑफ एक आइडल गैस है जिसका हमारे पास 5 लीटर है, उसको 10 ATM प्रेशर पे हमने रखा हुआ है। और हमें ये बोल रहे हैं कि इसको हम लेके गए, इसको हम वैक्यूम में लेके गए, ये हमारा वैक्यूम पे लेके आए और वैक्यूम में ए गैस आपकी एक्सपेंड करके 5 लीटर से, ए गैस आपकी एक्सपेंड करके, चलो ओपन होगा मान लो सिस्टम, 5 लीटर से आपकी ये बन गई 15 लीटर, एक्सपेंड होके 5 लीटर से 15 लीटर बन गई। आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुई और ये आपकी 5 लीटर से 15 लीटर बन गया। यही पूरा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन रीड किया होगा आपने तो यही समझ आया होगा कि अच्छा एक गैस है हमारे पास, आइडल गैस है जिसका, जो कि 10 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखी गई है, उसका 5 लीटर हमें दिया हुआ है, उसको हम वैक्यूम पे लेके गए उसको और आइसोथर्मली एक्सपेंड किया 5 लीटर से 15 लीटर तक, और उसके लिए आपको वर्क और हीट के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। वो आपको बताना कि वर्क क्या होगा या हीट क्या होगी उसकी बात कर रहे हैं, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यही क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो तो अब ध्यान से देखो 2 वर्ड्स को। इन थर्मोडायनेमिक्स में ना बस वर्ड्स को ही पिक करना आना चाहिए। आपकी नज़रें अगर उन वर्ड्स को ढूंढ ले रही हैं जो आपको कुछ ना कुछ डाटा दे रही हैं, तो बस थर्मोडायनेमिक्स का हर एक क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ये वर्ड्स को ही चुनना आना चाहिए, वर्ड्स को ही आपकी नज़रों में आना चाहिए वर्ड, कि ये वर्ड हमें क्या डाटा दे सकता है। और डाटा नहीं देंगे, वो वर्ड देंगे और उस वर्ड से आपको डाटा निकालना आना चाहिए। ये निकालना सीख गए, थर्मोडायनेमिक्स ईजी, खत्म थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। पहली बात देखो, वैक्यूम दिया हुआ है और वैक्यूम में आपको पता है कि P एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। अरे वैक्यूम में तो खाली है, उसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर होगा नहीं। एक प्रेशर है गैस का, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, और वर्क डन बराबर होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि हम गैस पे देते हैं। हमारे पास एक गैस है, इस पे जो हम एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं O वाला प्रेशर है, जो गैस का खुद का प्रेशर है उसकी बात नहीं चल रही है। वर्क डन एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर गैस पे देते हैं। जो गैस का खुद का प्रेशर है उस पर वर्क डन नहीं डिपेंड करता। तो वैक्यूम है तो मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर आपका 0 है, तो मीन्स P एक्सटर्नल आपका 0 है, तो मीन्स आपका वर्क डन 0 होगा। पहली बात तो एक क्लियर हो रही है कि वैक्यूम से हमें एक क्लियर हो रहा है, वैक्यूम वाले जो शब्द है उससे हमें एक क्लियर हो रहा है कि P एक्सटर्नल 0 है। P एक्सटर्नल 0 है मतलब वर्क डन आपका 0 है। P एक्सटर्नल 0 क्यों है? क्योंकि वैक्यूम में मतलब खाली है, तो कोई भी प्रेशर लगाने की जगह है, कोई भी प्रेशर लगा ही नहीं रहा, पूरा खाली पड़ा हुआ है, वैक्यूम है, तो मीन्स P एक्सटर्नल 0 होगा, तो वर्क डन आपका 0 होगा। और दूसरी चीज हमें बोली जा रही है, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है। तो आइसोथर्मल के लिए आपको पता है डेल्टा U 0 होता है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि डेल्टा U बराबर है Q प्लस W के। तो जब डेल्टा U 0 है, इसके लिए वर्क डन 0 है, तो हमारा Q भी 0 होगा, हमारा
क्यों भी जीरो होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जब हमारी गैस 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखी थी और 5 लीटर ऑफ उस आइडल गैस का था और उसको हम वैक्यूम में ले गए, वैक्यूम पे वो गैस आपकी आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है 5 लीटर से 10-15 लीटर तक, तब आपके उस केस में वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि वैक्यूम में है तो पी एक्सटर्नल जीरो होगा और आइसोथर्मली एक्सपेंशन होगी तो हीट भी जीरो होगा। आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही तो हीट भी जीरो होगा, तो वर्क भी जीरो, हीट भी जीरो। तो मींस आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि फॉर दिस प्रोसेस वर्क डन एंड हीट एक्सचेंज बोथ आर इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस वर्ड्स को पिक करना आना चाहिए। इन वर्ड से क्या डाटा मिल रहा है ये निकालना आप सीख गए तो काम खत्म हो जाएगा। और ये मैं आपको क्वेश्चन में इसीलिए इधर ही सिखा दे रहा हूँ, कोई नवा वर्ड आपको अलग से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक बात है। चलो ये आपका नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका जेई मेंस में आया हुआ है। आई थिंक जेई मेंस 2021 या 2022 में आया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको देख लो। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, इसमें लिखा होगा 2021 में आया कि 2022 में। मेन तो बात है जेई में आया हुआ है, क्वेश्चन करना है हमें। ठीक बात है। तो क्वेश्चन ए है कि एक सिस्टम है जिस पे वर्क किया गया है 200 जूल का, जिस पे वर्क किया गया है 200 जूल का। ठीक है, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है 200 जूल का, और हीट जो सिस्टम जो है वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, कितने की हीट ऑब्जर्व कर रहा है 150 जूल की। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। आपको क्या बोला है कि एक सिस्टम है, क्वेश्चन यही है कि एक सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है 200 जूल का, वर्क कर रहा है 200 जूल का, और इसको हमने हीट दी, इसको हमने हीट भी, इसने हीट भी ऑब्जर्व करी है 150 जूल की, और आपसे इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहे हैं। यही सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 में आया हुआ है शायद। ठीक बात है, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के, ये होता है। अब बस गलती ये नहीं करनी है कि 150 प्लस 200 करके आप 350 निकाल दो, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। क्या बताया था, जब भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए लगाएंगे। ठीक है, आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए लगाएंगे। तो आपको बताया है कि वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, मतलब -200 जूल लिखेंगे साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए, -200 जूल। ठीक बात है। वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज पॉजिटिव, और हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो हीट हमारी +150 दी हुई है, +150 जूल दी हुई है। अब यूज करना है, पहले साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वर्क और हीट की वैल्यू लिख लेनी है, उसके बाद डेल्टा यू आपका बराबर है -200 + 150 बराबर आया -50 के, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई -50 जूल के, और इसका आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मैग्नीट्यूड पूछा था, तो बराबर आएगा 50 जूल के। तो 50 हमारा आंसर होगा। इंटीजर टाइप में आप कीबोर्ड से 50 टाइप करके सेव करके आगे बढ़ जाओगे, 4 नंबर लेके आगे बढ़ गए। ठीक बात है, क्लियर है। ठीक है, सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन है, बस गलती क्या होती है साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई करते, और मैक्सिमम लोग गलत करते हैं इतना आसान क्वेश्चन होने के बाद भी। तो ये बात अपने पॉइंट, उस पॉइंट को स्टार करके रख लेना जो मैंने लिखा था कि साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना, उस पॉइंट को रेड पेन से स्टार लगा लो कि साइन कन्वेंशन हमेशा देखनी है जब भी हम अप्लाई करेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि भूलते हैं लोग, और सीधा प्लस एक्साइटमेंट होती है उस टाइम पेपर सोल्व करते टाइम, जब पेपर में दिख जाए ना अच्छा क्यों भी दिया है वर्क भी दिया है, सीधा प्लस करके यू डेल्टा यू निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं करना है, एक्साइटमेंट को कंट्रोल पे रखना है, दिमाग को ट्रेन करके जाना है। ठीक बात है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अच्छा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बार जब 6 पॉइंट लिखा दिए हैं, सारे परोस के दे दिए हैं, फिर तो कोई भी क्वेश्चन ले लो सब इजी लगेंगे। अब तो यार मैं चाह के भी कोई कैसे बोल दूं कि कौन सा क्वेश्चन टफ है। ठीक है, बस थोड़ा सा, अब कुछ भी नहीं है, एक बार 6 पॉइंट तो सीख गए तो काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रख दिया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, आराम से सोच के करो, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 30-35 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट लो, पॉज करके आराम से सोचो, 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, पॉज करके आराम से सोचो। आप कर सकते हो, सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, ठीक बात है। एक बार पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो आई होप आपने पॉज किया होगा। आप अपने आप से ईमानदार हो, मेरे से धोखा ना करो, अपने आप से धोखा मत, मेरे से धोखा कर लोगे चल जाएगा, अपने आप से ना करना। एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना, 2-4 मिनट में कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको क्लिक अगर कर गया वो 2-4 मिनट के पॉज में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और वही चाहिए, वही चाहिए। जेई और नीट का एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस का एग्ज़ाम है, सिलेबस तो काफ़ी लोग पढ़ जाते हैं, ठीक बात है। तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। अच्छा, तो पूरा क्वेश्चन की समरी अगर मैं आपको बताऊँ, आपने जो पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को समझा होगा, तो समरी ये है आपके क्वेश्चन की कि एक आपको प्रोसेस दिया है जिसका एक हमें ऐसे हमें एक प्रोसेस दिया हुआ है ना, ऐसे हमें एक, आई थिंक ऐसा दिया है ना, ऐसा उल्टा बनाया है आपके ना, शायद ऐसे बनाया हुआ है आपके, ठीक है, ऐसे आपका ये प्रोसेस बनाया हुआ है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा, है ना। एक तो मोनालिसा की ड्राइंग भी मैंने बनाई है, आई थिंक, मुझे लगता है कभी कभी। एक ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा एक आपको प्रोसेस दिया हुआ है, ABC एंड C, ऐसा एक साइक्लिक प्रोसेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस दिया है, और इसके लिए आपसे क्या, इसमें क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है, इसमें आपको गिवन दिया हुआ है कि वर्क डन इन AB प्रोसेस, इसमें 3 प्रोसेस हैं, एक AB, एक BC और एक CA। तो AB प्रोसेस में वर्क डन आपको दिया है -5 किलो जूल पर मोल, ये आपको गिवन दिया हुआ है। AB के लिए हमें हीट भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 किलो जूल पर मोल, 2 किलो जूल पर मोल। अच्छा, और हमें क्या दिया है, और हमें BC के लिए डेल्टा U ऑफ BC हमें दिया हुआ है ना, डेल्टा U ऑफ BC हमें दिया है 5 किलो जूल पर मोल। और हमें एक चीज़ और दी है, वर्क डन इन केस ऑफ AC हमें दिया हुआ है 3 किलो जूल पर मोल। ये 4 चीज़ आपको दी हुई है, आपके स्क्रीन पे देखा होगा आपने क्वेश्चन, ये 4 चीज़ आपको दी हुई है कि वर्क डन इन AB प्रोसेस दिया हुआ है, AB प्रोसेस के लिए हीट दी हुई है, डेल्टा U BC दिया हुआ है ना, डेल्टा U ऑफ BC दिया हुआ है, और वर्क डन इन AC दिया हुआ है। और आपको हीट पूछ रहे हैं, आपको इस प्रोसेस के लिए QAC प्रोसेस के लिए हीट पूछ रहे हैं कि QAC की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक बात है। ये क्वेश्चन है, यही सारा क्वेश्चन है। अच्छा, तो अब देखो कैसे कर सकते हैं। पहली बात आपको क्या ये दिख रही है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस के लिए, आपको AC के लिए वर्क डन दिया हुआ है, आपसे हीट पूछ रहे हैं, तो डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W के। आपको वर्क डन AC का दिया हुआ है, हीट ऑफ AC पूछ रहे हैं, मतलब अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ AC पता हो तो काम हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ AC प्रोसेस बराबर होगा हीट इन AC प्रोसेस प्लस वर्क डन इन AC प्रोसेस। तो हमें वर्क डन AC के लिए दिया हुआ है 3 किलो जूल पर मोल, हीट हमसे पूछी है। एक बार अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लें AC के लिए, तो उसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास हीट निकल के आ जाएगी, सिंपल सा अप्रोच है। अब इंटरनल एनर्जी कैसे निकालें, आपको पता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस का जो कंप्लीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो आपका जीरो होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप ये बोल सकते हो कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U ऑफ AB, डेल्टा U ऑफ BC प्लस डेल्टा U ऑफ CA, है ना। A से शुरू किया, वापस A पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो जो ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी सारी इंटरनल एनर्जी है, इन सब का चेंज बराबर होगा जीरो के।
यही हमारा साइक्लिक प्रोसेस बोलता है ना। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू आपका 0 होता है। तो डेल्टा यू ऑफ सिस्टम क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का प्रोसेस क्या होगा, डेल्टा यू बराबर होगा ए बी का जो इंटरनल एनर्जी में चेंज, बी सी में, सी ए में, इन तीनों का चेंज बराबर होगा डेल्टा यू के। और डेल्टा यू आपका 0 है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो बस अब डब्ल्यू ए बी क्यू ए बी आपको दिया हुआ है, तो क्या आप ए बी के लिए डेल्टा यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। डेल्टा यू निकाल लो, कहाँ लिखें, इधर निकाल लेते हैं। डेल्टा यू ऑफ ए बी क्या हम निकाल सकते हैं, डेल्टा यू ऑफ ए बी बराबर होगा क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी। क्या आपको क्यू ए बी और डब्ल्यू ए बी दिया हुआ है? दोनों चीज़ दी हुई है, बस वैल्यू पुट करनी है, साइन कन्वेंशन के साथ दी हुई है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्यू की वैल्यू आपकी 2 है, वर्क की वैल्यू आपकी 5, तो -5 है, तो मतलब ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, डेल्टा यू ए बी आ गया आपका -3 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा ऑफ यू ऑफ ए बी हमने निकाल लिया। हमें ए बी के प्रोसेस के लिए वर्क डन दिया था, हीट दी थी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, तो डेल्टा यू बी की वैल्यू है आपकी -3, बी सी के लिए हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई है -5, ओ बराबर है आपका डेल्टा यू सी ए के, ओ बराबर है आपका डेल्टा यू सी ए के बराबर 0 के। तो इधर से हमारा -3 -5 है ना, -3 -5 -8 हो जाएगा। तो डेल्टा यू सी ए हमारा बराबर आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस ए बराबर आ जाएगा 8 किलो जूल पर मोल, 8 किलो जूल पर मोल है ना। -5 -3 बराबर हो जाएगा -8 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो डेल्टा यू सी ए हमारा आया 8 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा यू ऑफ निकाल लिया हमने, डेल्टा यू ऑफ ए सी निकाल लिया। क्यू ऑफ ए सी हमसे पूछा था, वर्क ऑफ ए सी हमें दिया था, तो बस इसमें पुट करो। डेल्टा यू कितना दिया है 8 है ना, डेल्टा यू दिया है हमें 8, क्यू ए सी हमें पूछा था, वर्क डन ऑफ ए सी हमें 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है पॉजिटिव में, तो 8 - 3 हमारा आएगा क्यू ए सी, क्यू ए सी। तो मतलब क्यू ए सी आपका बराबर आया 8 - 3 मीन्स 5 + 5 किलो जूल पर मोल। और आपके ऑप्शन ने दिए हुए थे आपको -5 किलो जूल पर मोल +5 किलो जूल पर मोल -18 किलो जूल पर मोल और +18 किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर आया क्यू ए सी आपका आया, आपसे क्यू ए सी निकालने को बोला था, वो बराबर आया +5 किलो जूल पर मोल। मतलब ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। जेई मेंस 2017 में ऐसे कुछ आया हुआ है, 2017 में या 2018 में आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन अच्छा था मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी सबसे अच्छा था, वैसे तो ये भी रद्दी था लेकिन बाकी सबसे अच्छा था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा कुछ आपको, ठीक है, क्योंकि सारे 6 पॉइंट लिखा दिए, फिर अब क्वेश्चन इजी हो गए। अगर वो 6 पॉइंट ना लिखा था, सीधा बस प्रोसेस लिखा के, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा के क्वेश्चन करता तब टफ होता। अब मैं 6 के 6 पॉइंट लिखा दिए, उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, तो अब क्वेश्चन ईजी हो गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बस आपको ये सारी चीज़ें दी थी, वी ए बी, क्यू ए बी, डेल्टा यू बी सी, डब्ल्यू ए सी। आपको क्यू ए सी निकालने को कहा था, मतलब अगर आप डेल्टा यू ए सी निकाल लो, डब्ल्यू ए सी पता है आपको, तो आपका क्यू ए सी आ जाएगा। अब डेल्टा यू ए सी कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है, मतलब डेल्टा यू ए बी, डेल्टा यू बी सी, डेल्टा यू सी ए, इन सब का सम बराबर होगा 0 के, जो कि बराबर होता है डेल्टा यू के। तो डेल्टा यू ए बी हमने निकाल दिया था, है ना, इसका दोनों का वर्क और हीट दी थी, डेल्टा यू बी आ गया था, बी सी के लिए हमें दिया था, तो हमारा डेल्टा यू सी ए आ गया। डेल्टा यू सी ए हमारा इतना आ गया, उसको इसमें पुट किया तो हमारा क्यू ए सी आ गया। और हमें हीट ही पूछा था इन ए प्रोसेस ए सी, तो वो हमने निकाल लिया +5 किलो जूल पर मोल। मतलब ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने करने थे। तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ, और हम अपना क्या कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी, ये 3 टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को करेंगे। तो आज का लेक्चर इधर तक ही रखते हैं। हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रोसेस करेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक बात है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।